दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको 2 अंक वाले कंप्लीट करा दिए, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ भी लेकर चल रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसे भी आप पर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर आपको क्या क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, क्रम से आप तैयारी करते जाइएगा। तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, कुछ ही मेहनत करेंगे तो क्या है कुछ नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा है एक कोटेशन, कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। थोड़ी बहुत आप सोचे कि थोड़ा बहुत मेहनत करें तो इससे क्या कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए। कोई 3 आपको बताने हैं। निर्देशन के तत्व कौन कौन से हैं? तो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और आपका संदेश वाहक, जिसे क्या संप्रेषण कहते हैं। तो ये आपके निर्देशन के तत्व हैं। अब उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आपने 2 नंबर में भी केवल आप सकता है पर्यवेक्षण के बारे में बताइए, अभिप्रेरण के बारे में बताइए। ओके, तो ये सब आपके दिए हुए। तो पहले तो आपको ये याद होगा तो आप उसके बारे में बता पाएंगे। संप्रेषण के बारे में आपने पढ़ाई होगा, अभिप्रेरण के बारे में, पर्यवेक्षण के बारे में। यही आपके क्या निर्देशन के तत्व होते हैं। ओके, पर्यवेक्षण क्या कार्य करता है? कर्मचारियों के कार्य की देख रेख के अतिरिक्त पर्यवेक्षण क्या है? कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है, ये सब काम करता है। मतलब 2 काम मैंने देख, तो क्या है कर्मचारी को देख रेख करना, साथ ही उन्हें क्या है प्रशिक्षित करना, उनका मनोबल बढ़ाना। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों को जोश, पहल, विश्वास, संतुष्टि कार्य हेतु क्या प्रेरित करना, कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित करना। अब चाहे मौद्रिक रूप से करें चाहे अमौद्रिक रूप से करें। ओके, अभिप्रेरण में आपको पता है मौद्रिक रूप से मोटिवेट करें या अमौद्रिक यानी पैसे देकर, ओके, बोनस देकर, या फिर दोस्तों हम अमौद्रिक रूप से या उनकी प्रशंसा करके हम क्या उन्हें मोटिवेट करें। ओके, तो इस प्रकार से संदेश वाहक संप्रेषण में संदेश वाहक या संप्रेषण की आशय सूचना, तथ्यों, अनुमानों तथा भावना के विनिमय से है। बिना कुशल संदेश वाहक की व्यवस्था के प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन संभव नहीं है। यानी एक व्यक्ति के, क्योंकि जो प्रबंध होता है उसमें कई लोग कार्य करते हैं, एक व्यक्ति कार्य नहीं करता, तो सब में क्या आपस में क्या है कामों की बातचीत होती रहे, ओके, उन्हें सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे, वो जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब संप्रेषण के तत्व बताइए। अब तत्व का चाहे अंग कहा जाए की बात रहने, संप्रेषण के तत्व या अंग कौन कौन से हैं? पहला आपका संवाददाता एवं संवाद, दूसरा है माध्यम, तीसरा है संवाद प्राप्तकर्ता। पहले संवाददाता यानी संवाददाता का ही क्या है संप्रेषण की क्रिया का प्रथम तत्व है। वही क्या निर्णय लेता है किस सूचना को भेजना है और क्यों भेजना है, ये संवाददाता काम होता है। फिर माध्यम, माध्यम का मतलब किस माध्यम से हमें क्या भेजना है। तीसरा है संवाद प्राप्तकर्ता। संवाद प्राप्तकर्ता वह पक्षकार है जिसके पास क्या संवाद भेजा जाता है। क्लियर है, सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियंत्रण की किन्हीं 3 आधुनिक तकनीकों का वर्णन कीजिए। नियंत्रण की आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है? पहला लागत नियंत्रण है, दूसरा आपका वित्तीय नियंत्रण है। लागत नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है? लागत नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादन की लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। ओके, कि जो उत्पादन हो रहा है उतना उत्पादन होता है, लेकिन उसका क्या है पैसे कम लगे। ओके, तो उत्पादन जैसे जो हो रहा है उसकी लागत को हम कम करेंगे तो हमारा क्या है लाभ है, प्रॉफिट है, वो बढ़ेगा। ओके, ये इसमें किया जाता है लागत नियंत्रण के अंदर। वित्तीय नियंत्रण के अंदर ये देखा जाता है कि जो वित्तीय प्रबंध के अनुसार वित्त अधिकारियों ने जो रणनीति बनाई है वित्त वाली, ओके, इस व्यवसाय में वो सही से संचालित हो रही कि नहीं हो रही है, जो रणनीति बनाई गई उसके अनुसार काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है किसमें या गुण नियंत्रण। किसमें नियंत्रण का अर्थ उत्पादित, ये वाला क्वेश्चन में मतलब ये वाले टॉपिक आपको गया है, पहले वाला जो 3 नंबर वाला पार्ट है उसमें भी बताया था कि उत्पादित किए गए जाने वाले माल या वस्तुओं का किस्म को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था। मतलब किस्म का नियंत्रण मतलब उसका जो पदार्थ हमारा ये जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका रंग, रूप, आकार, डिजाइनिंग, इस पर क्या नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए या प्रमुख लक्षण को समझाइए। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहले वो सरल होती है, वह नियंत्रण प्रणाली अच्छी मानी जाती है जो क्या सरल तथा प्रबंध एवं कर्मचारी को आसानी समझ में आ जाए। ओके, मतलब ऐसी नियंत्रण प्रणाली है जो हर छोटे छोटे कर्मचारी के जो छोटे छोटे लेवल का कर्मचारी है उसे वो चीज़ समझ में आ जाए। कम खर्चीली होनी चाहिए। ओके, कि वह नियंत्रण प्रणाली अच्छी मानी जाती है, कम खर्चीली। देखिए कोई भी काम हो, कोई भी काम हम कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। मानता तो उसमें है कि क्या कम पैसे लगाकर हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो आपकी मानता होती है। लचीलापन, लचीला वह नियंत्रण प्रणाली अति उत्तम होती है जो क्या लचीली होती है जिसमें समय व परिस्थिति अनुसार परिवर्तन। लचीली का मतलब है कि हम जब चाहें तो उसमें परिवर्तन कर सके आसानी से, वो लचीलापन कहलाता है। तो ये होना सरलता, कम खर्चीली और आपके लचीलापन, ये होती है आपकी नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध के 3 उद्देश्य लिखिए। वित्तीय प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? पहला है न्यूनतम लागत। देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, चाहे 2 नंबर वाले भी देखिए आपको बताया, 3 नंबर वाले लगातार तैयार कर रहा हूँ, आगे 4 अंक की वाली बताऊंगा। तो उसमें मैंने आपको देखिए हर क्वेश्चन को मैं हेडिंग बाई हेडिंग दिया, सेम इसी प्रकार से जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है
सेम इसी बार से आपको पेपर लिखना है। हेडिंग में आप लिखते हैं तुरंत टीचर आपको नंबर देगा, लेकिन हेडिंग लिखते समय आप जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं, हेडिंग जब लिख रहे हैं तो प्रयास करिए हेडिंग आपको बिल्कुल सही लिखनी चाहिए। अंदर का मटेरियल होता है, मतलब ये सब लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, ओके, लेकिन ये आपकी हेडिंग सही हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी आप सॉल्यूशन तो आप तैयार कर ही रहे हैं, मैंने आपको मेहनत किस में करनी है, ये हेडिंग परफेक्ट तैयार करने में, ओके। जब भी आपको याद कोई भी वित्तीय प्रबंधन के 3 उद्देश्य, तो न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति, अधिकतम लाभ अर्जित करना, अधिकतम पर्याप्त दर प्राप्त करना, ये हो जाते हैं आपके वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य, ओके। याद कर लिया, फिर आपको लिखकर देखिए, मैं पूरा ना लिखी, लेकिन आप हेडिंग लिखकर जल्दी देखिए। हेडिंग अगर आपसे बन जाती है तो आप उसके बारे में 1-2 लाइन जरूर लिख पाएंगे, और थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, लेकिन हेडिंग आपकी हुई टीचर तुरंत नंबर देगा, क्योंकि आपको पता है टीचर इतनी कॉपी चेक करता है, तो बिल्कुल एक शब्द तो आपको पढ़ता नहीं, तो परफेक्ट आपका दिखना चाहिए। और कोशिश करिएगा थ्योरी से कम लिखकर आप हेडिंग लिखें, नंबर आपको तुरंत मिलेंगे। तो हम ये देखें वित्तीय प्रबंधन के 3 उद्देश्य, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य में क्या होता है कि न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति, ओके, कि हम कम लागत लगा रहे हैं लेकिन जो लाभ है, प्रॉफिट है, ज्यादा प्राप्त कर सकें, ये वित्तीय प्रबंधन के अंदर निर्धारित किया जाता है। साथ ही अधिकतम लाभ अर्जित करना, कोई भी व्यवसाय है, सबको क्या है, ज्यादा लाभ प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो ये भी प्रयास किया जाता है वित्तीय प्रबंधन में कि ऐसा सिस्टम जमाया जाए कि ज्यादा हम क्या है, प्रॉफिट प्राप्त कर सकें। और अधिकतम प्रत्यादर प्राप्त करना, वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य अंशधारी, ऋण पत्रधारी, कर्मचारी आदि के हितों की क्या है, रक्षा करना, ये भी क्या है, ये आपका वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक आदर्श वित्तीय योजना के 3 लक्षण लिखिए। एक आदर्श वित्तीय योजना के लक्षण क्या क्या है? पहले मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब है उपक्रम के वित्तीय योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि पूंजी प्राप्त करने तथा अंशों व ऋण पत्रों के निगम में यथासंभव क्या है, कम व्यय हो। दूसरा उद्देश्य के अनुरूप वित्तीय योजना उपक्रम में उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए ताकि वह उपक्रम के विकास में क्या है, सहायक हो सके। नेक्स्ट दूरदर्शिता, वित्तीय योजना में केवल तत्कालीन आवश्यकताओं को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, अपितु क्या है, भाषी वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर एक व्यापक योजना बनानी चाहिए, यानी भविष्य में किस प्रकार से क्या काम हो सकता है, ओके, उसका अनुमान लगाकर क्या है, पहले से वित्तीय योजना रखनी चाहिए। तो ये आपकी क्या है, एक आदर्श वित्तीय योजना की क्या विशेषताएं, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका औपचारिक संगठन के 3 लाभ लिखिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। मैं आपको पहले ही बताया कि औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, इनकी पहली परिभाषा आपको पढ़ लेना है। पेपर में सीधे 2 नंबर में आ जाएगा, औपचारिक संगठन की परिभाषा लिखिए, अनौपचारिक संगठन की परिभाषा लिखिए। फिर इन आपको क्या है, औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन में अंतर तैयार कर लेना है। अभी इसी वीडियो में आपको अंतर भी आगे बताऊंगा, अंतर में तैयार करा दूंगा। फिर साथ ही औपचारिक अनौपचारिक संगठन के आपको लाभ तैयार कर लेना है, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के दोष होते हैं वो तैयार कर लेना है। तो ये टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिए, हर साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका रकम मिलता है, ओके। तो आप प्रीवियस पेपर भी उठाकर आप देख सकते हो, तो पढ़ के जरूर रखना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो सब में हर प्रकार की टॉपिक मैंने आपको कवर करा जा रहा हूँ। औपचारिक संगठन के 3 लाभ बताने, तो पहले होता है कि संघर्ष का अंत हो जाता है, इससे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और विशिष्टीकरण का लाभ होता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। अब संघर्ष का अंत किस प्रकार से कि औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अधिकार सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित होते हैं तथा टकराव की संभावना कम होती है। संघर्ष का अंत मतलब कि हर व्यक्ति का फिक्स है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हर 5 लोगों के हर प्रत्येक व्यक्ति का काम है, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है, ओके। तो सबके अपने काम फिक्स हैं, तो अपने अपने काम करते हैं, एक दूसरे से क्या है, ज्यादा वो बातचीत नहीं होती है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, तो अपने इसमें क्या टकराव की स्थिति नहीं होती, संघर्ष का अंत हो जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति, इसमें सभी बातें क्या शर्तें स्पष्ट होती है, पहले से बता दिए भैया ये क्या है, बातें हैं, ये शर्तें हैं, और इसलिए यह संस्था उद्देश्य को प्राप्त करने बहुत सहायक होती है। मतलब एक बार से पहले परफेक्ट रणनीति होती है, किसको क्या काम करना है, किस समय पर करना है, ओके। तो उसी अनुसार सब कोई काम करता है, तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। विशिष्टीकरण का लाभ, औपचारिक संगठन में श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें क्या है, विशिष्टीकरण से सभी को लाभ प्राप्त होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर लिखिए। अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है? अधिकार का अर्थ होता है निर्णय लेने का उस शक्ति से जिसका अधीनस्थ को नियंत्रित दिया जाता है, अधीनस्थों को नियंत्रित किया जाता है। अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे हम क्या है, अपने हुक्म चला सकते हैं, यानी उनको क्या है, अपने हुक्म के माध्यम से, अपने आदेशों के माध्यम से क्या है, जो अधीनस्थ हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं उन पर क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को सौंपे जाने वाले कार्य से होता है, ओके। उत्तरदायित्व क्या है? जो ऊपर जो लीडर है, ओके, लीडर है, यानी जो बॉस ने हमें कार्य दिया हुआ है, ओके, उसको क्या है, काम करना, वो आपका उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अधिकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि यहाँ पहले बॉस देता है किसी को क्या है, अपना आदेश देता है, प्रभु अपने, और नीचे वाले का आदेश देता है, तो क्या आप देख सकते हैं ऊपर से क्या है, ऊपर लेवल से नीचे की लेवल की ओर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होगा, सिंपल है। क्योंकि उत्तरदायित्व का जो प्रवाह होता है नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर की होता है, नीचे वाला ओके अपना जो बॉस ने आदेश दिया उसको मान रहा है, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट, अधिकार शक्ति के रूप में होता है, जबकि उत्तरदायित्व कर्तव्य के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किन्हीं आपको 3 अमौद्रिक अभिप्रेरण, ओके, जैसे गैर वित्तीय प्रोत्साहन का उल्लेख करना है। सिंपल है आपका,
ओके, मैं आपको पहले भी यहाँ समझाया, जब मैंने आपको अंतर में शॉर्ट में समझाया था, ये आपको अंतर में मैंने आपको बताया था मौद्रिक अभिप्रेरण और अमौद्रिक अभिप्रेरण में अंतर समझाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था अभिप्रेरण यानी मोटिवेट, क्योंकि मौद्रिक यानी पैसों के माध्यम से अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो आपका मौद्रिक आपका मोटिवेशन अभिप्रेरण कराएगा। और बिना पैसे के किस प्रकार से, जैसे देखिए अगर आपको क्या पदोन्नति कर दी जाती है, आपका जो लेवल होता है उसे बढ़ा दिया जाता है, ओके, तो लेवल आपको बढ़ा दिया जाता है, लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। नहीं पदोन्नति कर दी जाती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं यार थोड़ा क्या है उच्च पद में पहुंच चुका हूँ। फिर क्या कार्य संतुष्टि, साथ ही आपको क्या है अगर आपको यहाँ आपको सम्मान दिया जा रहा है, ओके, तो फिर ये भी सबके बीच में आपको क्या है जितने सारे लोग उनके बीच सम्मान दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है आपको एक मोटिवेट किया जा रहा है। तो किस प्रकार से आम बिना पैसे नहीं दिए, लेकिन आपको क्या सम्मान के माध्यम से या पदोन्नति के माध्यम से दिया जा रहा है। और पैसे वाले क्या हो, अगर बोनस के रूप में आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपकी सैलरी बढ़ा दी जा रही है, तो ये सब मौद्रिक का आपका अभिप्रेरण कहलाएगा। क्लियर है। यहाँ तो दोस्तों आपसे क्या तीन आपको मौद्रिक अभिप्रेरण बताने से कार्य सुरक्षा, ये भी क्या मौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। यदि कर्मचारी को के मन में ये है कि यार हाँ चलो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो ये है कार्य सुरक्षा कि मैं 10 साल तक यहाँ काम करूंगा, 20 साल तक मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तो ये भी एक बार उसके लिए मोटिवेट का काम करता है। फिर कार्य की संतुष्टि होती है। तीसरा पदोन्नति, हो गई पदोन्नति कर अवसर मिलते हैं, लगातार क्या है पदोन्नति कर रहा है, ओके, लगातार काम कर रहा है कई सालों से, तो पदोन्नति होती जा रही है, तो ये भी उसी मौद्रिक अभिप्रेरण के अंतर्गत आएगा। सिंपल दिया हुआ है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अभिप्रेरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है अनंत एवं निरंतर प्रक्रिया है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है और संपूर्ण व्यक्तित्व अभिप्रेरित होता है। अनंत एवं निरंतर प्रक्रिया ये लगातार चलती रहती है प्रक्रिया के, लगातार क्या व्यक्तियों को जो भी कर्मचारी होते हैं आपके व्यवसाय में हो गए, उनको क्या लगातार आपको मोटिवेट करते रहना पड़ता है, तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है अभिप्रेरण वाली, ओके। और प्रबंध का क्या महत्वपूर्ण कार्य रहता है, साथ ही संपूर्ण व्यक्तित्व अभिप्रेरण होता है। अभिप्रेरण से संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्ति का अंग जैसे हाथ कान विशेष ही नहीं, अब तो उसका मस्तिष्क भी क्या है प्रभावित हो जाता है, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका बजट नियंत्रण का आशय स्पष्ट करते हुए उसके 3 महत्व बताइए। बजट के आपको क्या महत्व बताने हैं, लाभ बताने हैं बजट नियंत्रण के। पहले तो बजट नियंत्रण होता क्या है वो बताया जा रहा है, फिर उसके महत्व या लाभ दिए जा रहे हैं। तो बजट नियंत्रण बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना करने की प्रक्रिया है को कहते हैं। इस प्रक्रिया को उद्देश्य बजट अनुमानों तथा वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच विचलनों को पता लगाना और उनके कारणों को क्या दूर करना होता है। तो बजट नियंत्रण के आपके महत्व कौन कौन से हैं। पहला यह बजट नियंत्रण भविष्य के पहले से विचार को प्रोत्साहन करता है एवं साधनों के कुशल एवं विवेकपूर्ण उपयोग में सहायक होता है। दूसरा है इससे नियोजन में निश्चितता का प्रोत्साहन मिलता है, समन्वय तथा सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा यह उपक्रम विभिन्न गतिविधियों में एवं व्यापक नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है। तो ये आपके है बजट नियंत्रण के महत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नियंत्रण के महत्व को समझाइए। नियंत्रण को क्या क्या महत्व होते हैं, तो कि अभिप्रेरण का साधन होता है ये। फिर जोखिम से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। कोई व्यवसाय अगर पहले से नियंत्रित रखा हुआ है तो जोखिम से क्या सहायता मिलेगी। अभिप्रेरण का एक साधन होता है। साथ ही नियंत्रण से क्या अपव्यय पर रोक लगती है, यानी कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई बहुत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ में क्या है जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती वहाँ खर्च हो जाता है पैसा, ओके। तो ये भी क्या है आपका नियंत्रण आप करते हैं तो जो अपव्यय है आपका वो भी क्या है समाप्त हो जाएगा। तो ये आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्थायी पूंजी का अर्थ बताते हुए किन्हीं 2 आपको स्रोत का वर्णन करना। पहले स्थायी पूंजी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है, स्थायी पूंजी संबंधित ऑब्जेक्ट आपका बनता है। तो स्थायी पूंजी से फिर आपको स्रोत भी बताने हैं। पहले स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जो स्थायी संपत्ति जैसे भूमि भवन संयंत्र उपकरण मशीनी फर्नीचर आदि के विनियोजित होती है। ये संपत्तियां दीर्घकाल तक तथा निरंतर लाभ अर्जन के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब स्थायी पूंजी के स्रोत कौन कौन से, पहले अंशों का निर्गमन होता है, दूसरा है लाभों का पुनर्वियोग। तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व का वर्णन आपको करना है। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले 3 तत्व कौन से, पहले आपकी लाभ की मात्रा, दूसरा है लाभांश की प्रवृत्ति, तीसरा रहने वाला है दूसरा आपका भावी वित्तीय आवश्यकताएं। तो ये आपके लाभांश के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो आपको हेडिंग तैयार कर लेना, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि 2 लाइन भी आप समझ के तैयार कर लेते तो आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज का कोर्स ले सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके। साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाले अलग से आपको क्वेश्चन दिए जाए। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से बार बार रिवीजन कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है संगठन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। कोई 3 आप हो गया है बताने पॉइंट। संगठन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, क्रम से आपका दिया हुआ है कि कार्यों का निर्धारण करना, क्रियाओं का विभाजन और वर्गीकरण करना, फिर आपका कर्मचारी के मध्य कार्य का विभाजन। ये एक बार से हेडिंग होगी, ये एक बार से हेडिंग आपकी, ये हेडिंग आपके आगे बना सकते हैं, आप हेडिंग बना सकते हैं। ये आपकी हेडिंग इतने बना के आप क्या है इनको तैयार कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है सबसे ज़्यादा औपचारिक अनौपचारिक संगठन के आपको अंतर बताने, ओके।
औपचारिक अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है कि औपचारिक संगठन में क्या है, इसका निर्माण अधिकार के भारापण के कारण होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण होता है। औपचारिक संगठन में इसका निर्माण तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए होता है। औपचारिक संगठन का आकार क्या बृहद होता है, जबकि जो अनौपचारिक संगठन है इसका आकार क्या हो प्राय लघु या छोटा होता है। तो ये आपका देखो सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ तैयार करके रखना है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 अंकी वाले सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। पार्ट 1 वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, 2 अंकी वाले कवर करा दिए, 3 अंकी वाले ओके, वस्तुनिष्ठ भी आपको आगे बता दूंगा, साथ ही आगे 4 अंकी वाले भी देखेंगे हम। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बिजनेस स्टडीज है टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है अकाउंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।